बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 16 है जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे ही है। ठीक है, पहले हमने एक पैरामीटर मेजर किया था, वो क्या था, रेडियस ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम का। अब सेकंड पैरामीटर है जो क्या है, एनर्जी ऑफ डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन होती है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो तो आपको पता है कि हाफ mv² की इक्वल आ गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी पहले तो है किस वजह से, वर्क डन की वजह से। वर्क डन किस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट से जहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाना कि जहाँ पे इनके दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वर्क डन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की वजह से आएगी। ठीक है, अब वर्क डन आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गया जी, वर्क डन। वर्क डन आप इसको लिखते हैं, वर्क डन है। ठीक है, अब वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस है, फोर्स इनटू डिस्टेंस आ गया। अब फोर्स के साथ वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, अब नेगेटिव साइन क्या हमें बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है जिस वक्त इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट तक लाना कि जहाँ पे इसका डिस्टेंस आर होगा, इस वजह से ये नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, और फोर्स का आपने पढ़ा है कि फोर्स किसके इक्वल था, फोर्स इज इक्वल टू, जो आपने रेडियस के केस में पढ़ा था वही हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। तो फोर्स किसके इक्वल था, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस जो यहाँ पे मेंशन है इसको भी हम आर के ले लेते हैं क्योंकि आर भी रेडियस है, डिस्टेंस ही है। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद द नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, वर्क डन की वजह से। वर्क डन किसकी इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। फोर्स आपने रेडियस के टॉपिक में पढ़ा था, किसके इक्वल था, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। ठीक है, और साथ में आपने डिस्टेंस को भी आर मेंशन कर दिया है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन क्या रहेगी, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² प्लस माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस ब्रैकेट्स को अगर हम हटाएं तो प्लस माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल आता है, तो हाफ mv² माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। अब यहाँ से आप फिर एक दफ़ा इक्वेशन को देख लें कि जो भी वेरिएबल्स होंगे आपने इनको क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना, मीन्स कि उनको कि जब उनको ड्राइव करना है, यहाँ पे वेलोसिटी को भी आपने यहाँ से हटाना है। ठीक है, z तो आपको पता है 1 के इक्वल है, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे हम लोग v को कैसे
अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1 mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इक्वेशन 1 कौन सी है? ये जो आपने रेडियस के केस में फाइंड की थी, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल किया था, जो क्या था mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था। तो आर को आपने आर के साथ कैंसिल कर दिया, तो आपके पास वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो एम वी स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है, ये आपने कहाँ पे पुट करनी है? काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे आपने मेंशन किया था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने इक्वेशन 7 में ये वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे क्या वैल्यू थी? 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो ये 1/2 ये मेंशन हुआ है। ठीक है, बाकी सारा आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जेड ई स्क्वेयर, इसको हम जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, अब 2 को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो क्या आ गया हमारे पास? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया? अगेन एलसीएम लिया है, तो एलसीएम आप 8 और 4 का लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है? एलसीएम 8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको आप इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो ये एलसीएम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, आर की वैल्यू आ गई बाय जेड ई स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास? जेड ई स्क्वायर माइनस, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस 2 जेड स्क्वायर आ जाएगा, 2 जेड ई स्क्वायर। 2 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जेड स्क्वायर को माइनस करेंगे 2 जेड स्क्वायर, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, जो आपके पास क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन 8। अब आपने क्या करना है कि आर की वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब आर क्या था? रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, जो किसके इक्वल है? आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर divided by z e square pi m आ गया। अब ये r की वैल्यू है। इक्वेशन आपके पास क्या थी? z e स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू यहाँ पे मेंशन थी। ठीक है, अब आपने आर की वैल्यू डाली है, जो कि क्या थी? एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर पाई एम। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू डाली। जिस वक्त आपने इसे अरेंज किया, तो जेड ई स्क्वायर क्या आ गया? नोमिनेटर में चला गया, और पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, और जो मल्टीप्लाई होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई के साथ क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है? E4 बन गया। जेड के साथ मल्टीप्लाई होके जेड स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या वैल्यूज आ गई हैं? एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। तो क्या बन गया इक्वेशन? माइनस जेड स्क्वायर E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या आ गई है? इक्वेशन 9। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है? अगेन 1 है, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब z की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, 1 का स्क्वायर क्या आ गया? वो भी 1 आ गया। अब जो वैल्यूज़ रह गई हैं z को छोड़ के क्या आ जाएगा? me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, वो आपके पास एनर्जी आ गई है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है और वेरिएबल की है।
एन को छोड़ के बाकी सारी क्या आ गई है, आपने क्वेश्चन के आपने से सेपरेट करके लिख दिया है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, कांस्टेंट आ गई है। अब कांस्टेंट क्या है, एम E4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/n² के एन क्या वेरिएबल है, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी क्या आ जाएंगी, कांस्टेंट आ जाएंगी। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स आ गई है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन में डाली तो आपके पास क्या आ गया, -2.178 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n² जूल, जो कि इक्वेशन 10 बन गई है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं वैल्यू कांस्टेंट के, इसको मेंशन किया, एनर्जी क्या आ जाएगी, E = -k/n², और के की वैल्यू क्या है 2.178 इंटू 10⁻18 आ गई है। ये आपके पास अब क्या आ गई है, एनर्जीज आ गई है। फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं। यूनिट्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वैल्यूज़ भी चेंज आएंगी। आपने लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ी है वैल्यू, -2.178 इंटू 10⁻18 है, तो 2.178 को अगर राउंड ऑफ करो तो क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, जो कि किसकी वैल्यू, के की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब वो वैल्यू क्या थी, जॉल्स पर एटम के अकॉर्डिंग थी। अब आपने क्या इसको कन्वर्ट करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जॉल्स पर मोल आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू थी जो कि क्या थी, हम इधर मेंशन भी कर देते हैं, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 वैल्यू जो थी वो थी जूल्स पर एटम के। ये लास्ट स्लाइड पे जो वैल्यू थी उसको राउंड ऑफ किया, तो क्या आ गया आपके पास, जूल्स पर एटम आ गया। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो जूल्स पर मोल के से, तो आप उसको क्या करोगे, ये वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू आप इसकी जगह, इस सारी वैल्यू की जगह के मेंशन कर देते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एन क्या शो करता है, किसी भी ऑर्बिटल या किसी कि आप ऑर्बिट के आप एनर्जी फाइंड करते हो, तो n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 किसी भी लेवल की आप एनर्जी फाइंड कर रहे हो। तो क्या आ गया, En = -k/n² इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 जॉल्स पर मोल्स आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जॉल्स को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किलो में, तो आप 1000 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, En = -k/n² इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जॉल पर मोल। वैल्यू सॉल्व किया तो वो क्या आ जाता है, 1313.1313.315 इंटू 1/n² किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। 3 वैल्यूज बच्चों आपने पढ़ी है यहाँ पे, जॉल्स पर एटम के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यू है, जॉल पर मोल के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यू, और किलो जॉल पर मोल के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। ये आपने याद रखनी है, जो आप यूनिट यूज़ करेंगे उसी की वैल्यू आपने मेंशन करनी है। दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद 1.008 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन की पढ़ रहे हो तो आपने उसी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, E n = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। आप किलो जॉल पर मोल के अकॉर्डिंग वैल्यू ले रहे हो तो 1/n² क्या आ जाएगा, 1 n की वैल्यू अगर 1 है तो आपने 1 की वैल्यू पुट करके उसको स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर सेकंड लेवल के लिए फाइंड कर रहे हो तो E = E2 हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/n² आप 1 का स्क्वायर बेशक भी ना लें, तो 1/n² है या 1/n/होल स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लें। 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -328.32 किलो जॉल पर मोल आ जाएगा। तो एनर्जी अगर थर्ड लेवल की फाइंड कर रहे हो तो -145.92 किलो जॉल आ जाएगी। इसी तरह आप फोर्थ और फिफ्थ लेवल की भी फाइंड कर सकते हो, जो आप फाइंड करना चाहो उसके आपने मेंशन कर देना, 5 का मेंशन कर दें, 4 का, जो भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। द फर्स्ट एनर्जी लेवल व्हेन n = 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑल ऑफ द अदर आर कॉल्ड द एक्साइटेड एटम। जब एनर्जी 1 आ जाएगा तो तब क्या आ जाएगी, उसका ग्राउंड स्टेट आ जाएगा किसी भी एटम का, ठीक है। और उससे अबव जो क्या हो गया, उसके एक्साइटेड स्टेट आएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, एन जिस वक्त 1 है, एनर्जी उसकी क्या होगी, वो ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। इससे अबव जो होगी n = 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 किसी भी शेल में हो जाएगा तो वो उसके लिए क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी। तो हर लेवल की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी बुक पे एग्जाम्पल भी एक दी हुई है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 है। इसको अगर आप देखें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 4th and 5th लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये आपने सोल्व भी कर दिया। 4th और 5th ऑर्बिट का आपने क्या करना है, एनर्जी लेवल फाइंड करना है, कि मीन्स कि आपने एन की जगह वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या आ गया आपके पास, E4 की वैल्यू -82.08 किलो जॉल पर मोल है, और E5 की -52.53 किलो जॉल पर मोल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अब कौन सा टॉपिक है, एनर्जी आया। आपने पहली डेरिवेशन कौन सी की थी, रेडियस की थी। सेकेंड कौन सी है, एनर्जी है। अब इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।